स्टूडेंट्स, तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे दो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक जिसमें आएगी अरेनियस इक्वेशन, ठीक है, और एक आपका कैटलिस्ट पे बेस्ड होगा, तो उसमें आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में रेट को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होते हैं आपके, वो फैक्टर्स आपके हो सकते हैं सबसे पहले तो आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि आपका जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके का है, क्योंकि नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए है अगर आपका कोई रिएक्टेंट आयनिक है या कोवेलेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आयनिक जो रिएक्टेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही वो क्या होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो जाता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब उन जो आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो किस पे बेस्ड हो गया, आपके रिएक्शन के रेट को एक तरीके से इंक्रीज करने का काम करता है, डिपेंड करता है कि आपके रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, अरेनियस इक्वेशन, और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आपका कैटलिस्ट। ठीक है, कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। अरेनियस इक्वेशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अरेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं और अरेनियस इक्वेशन को भी काफ़ी पूछा जाता है। अरेनियस इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले जो मैं आप फैक्टर ले रही हूँ वो फैक्टर है मेरा क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा, ठीक, जो रिएक्टेंट होता है आपका, ठीक है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है रेट को, वो मैंने आपको अभी बताया है कि डिपेंड करता है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो आयनिक है या कोवेलेंट है, किस तरह का आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर आयनिक है तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ब्रेक हो जाते हैं। दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट को हम ये भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो, जो रिएक्टेंट है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है या आपका सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। आपको पता है गैसेस के आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, अगर आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है तो वो लिक्विड की होती है। ठीक है, आपको पता है सॉलिड स्टेट में भी क्या होता है, आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इस तरीके से आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी क्या करता है, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। सेकेंड फैक्टर है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है,
सेकंड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने इतनी सारी वीडियो पढ़ ली है केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें हमने सब कुछ अभी क्या पढ़ा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही पढ़ी है, ठीक है। हमने पूरी जो केमिकल काइनेटिक्स में एक्सप्लेन किया है कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करती है, ऑर्डर के रेस्पेक्ट में अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये तो हमने अपने चैप्टर में अभी तक बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के रेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन कैसे अफेक्ट करती है, डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट उस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑर्डर कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करती है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दीजिए, ठीक है, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम पे जो आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं होगी। लेकिन किसके केस में, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, अगर कोई रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी क्या करती है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करती है। तो ये हमने कैसे पढ़ा है, ये तो हमने सीधे सीधे पूरे चैप्टर में पढ़ा है, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, यही तो पढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हो, रेट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पावर में क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पावर में ऑर्डर भी है, ठीक। तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट को इंक्रीज तो करती है, मतलब रिएक्शन के रेट को चेंज तो करती है, लेकिन ये किस पे बेस्ड होता है, टोटली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे बेस्ड होता है कि वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑर्डर कौन सा फॉलो कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर है आपका सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। तो सरफेस एरिया भी आपका क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। अगर कोई भी रिएक्टेंट आपका किस फॉर्म में है, सपोज सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में भी किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में ना होके एक पर्टिकुलर कलेक्टिव फॉर्म में है, मैसिव फॉर्म में है, ठीक। तो उसमें क्या है, सरफेस एरिया कम रहेगा, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप उसी रिएक्टेंट को किस फॉर्म में ले लें, पाउडर फॉर्म में ले लें, ठीक है, तो उस पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो आप रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो किसके, सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये तो थे आपके कॉमन फैक्टर्स जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं किस तरीके से, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब जो इम्पोर्टेंट मेथड हमें पढ़ने हैं, ठीक है, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने के लिए जो डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैसे कैटलिस्ट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है, तो हम सभी पढ़ के आए हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेवर डिक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन इन एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को तो इंक्रीज करते हैं लेकिन अपनी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज नहीं करते, ठीक है। तो हमें कैटलिस्ट को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक। और इसके बाद हमें डिटेल में पढ़ना है क्या, टेम्परेचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे आपके रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, तो अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो टेम्परेचर भी आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ
रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है हमेशा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से बढ़ता है, मतलब रेट और टेम्परेचर में आपस में क्या कोरिलेशन है, किस तरीके से टेम्परेचर रेट के साथ साथ, किस तरीके से रेट टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है, इस सब की एक्सप्लेनेशन दी थी आपके अरेनियस ने, ठीक है। अरेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या रिलेशनशिप दी है, रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विद रेट ऑफ रिएक्शन। अरेनियस एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ही बताया है आपको कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे बढ़ता है। तो इन्होंने किस अकॉर्डिंग बताया है, इन्होंने सारी स्टडी करके एक इक्वेशन बनाई जिसको बोला गया अरेनियस इक्वेशन। तो उस अरेनियस इक्वेशन से ही हमें पता चलता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से इंक्रीज होता है। तो इसमें हम ग्राफ वगैरह सब पढ़ने वाले हैं, अरेनियस इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, उसी को ही हम एक्सप्लेन करते करते अरेनियस इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैटलिस्ट को। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपकी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस होते हैं कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, खुद की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किए बिना। अपने आप ओवरऑल रिएक्शन में ऐसे ही रहते हैं, जितनी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कैटलिस्ट की डाली जाती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन कैटलिस्ट की हमें एंड में मिल जाती है, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट है बेसिकली, ये तो हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन आज हम देखेंगे कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, मतलब रिएक्शन के रेट को इंक्रीज जो कैटलिस्ट करता है वो किस तरीके से करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इससे आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट को क्रॉस करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन एनर्जी की, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to convert reactant into product, or you can say that to cross energy barrier, ठीक है। the minimum amount of energy which is required to cross the energy barrier, ठीक है। जब कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो आपको पता है रिएक्टेंट की एनर्जी अलग होती है और जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है वो एक नया कंपाउंड है, उसकी एनर्जी अलग होती है। आपका रिएक्टेंट, आपका प्रोडक्ट दोनों अलग अलग एनर्जी पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट आपका आपस में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो उससे पहले एक एनर्जी बैरियर होता है, जिस एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना ही पड़ता है। तो वो ही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। मतलब रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी तो अपनी खुद की है, लेकिन उसको रिएक्टेंट को आप कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो कि वो उस एनर्जी बैरियर को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को दी जाती है
क्या करने के लिए, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, या रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या कही जाती है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कही जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है कैटलिस्ट, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब कैटलिस्ट अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सपोज मेरे पास दो रिएक्टेंट है A प्लस B, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनकी एक स्टेट आएगी जहां आपके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, मतलब इसको आप बोल सकते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद क्या बन जाता है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट है आपका AB। ठीक, अब सपोज ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यही बनता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद। अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं तब क्या होता है, ये सपोज हमारा रिएक्टेंट है, ठीक, इसमें हमने क्या डाल दिया, एक्स कैटलिस्ट। ठीक, तो क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ये आपका, ठीक, ये आपका लोअर एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा, इसके कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कैटलिस्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटलिस्ट। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटलिस्ट है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी पे एग्जिस्ट करता है, और जो लोअर, जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद क्या है, कैटलिस्ट है, वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी जब हम ग्राफ की फॉर्म में समझेंगे। फिर क्या होगा, AB आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, और आपका कैटलिस्ट एज इट इज क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम किसके थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, सपोज ये है हमारा एक ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हम पढ़ेंगे किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक तरफ ले लिया मैंने क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी तरफ ले लिया मैंने कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन होने की टेंडेंसी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज कोई मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, अब ऐसे किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई मेरा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्टेंट है A प्लस B, ठीक है, और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया क्या, AB। अब आपके रिएक्टेंट की जो यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिएक्टेंट की रही होगी भाई, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ऐसा कभी नहीं है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें एनर्जी नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे ताकि ये क्या कर सके, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सके, तो वो क्या होती है आपकी, वही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यही है आपकी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और इस पे क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, विदाउट कैटलिस्ट। तो इसको लिख देती हूं मैं, ये है आपका एक्टिवेटेड
कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटेलिस्ट। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम अगर कैटेलिस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा कैटेलिस्ट, आपके इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस। कैटेलिस्ट ऑलवेज रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा आपका कौन सा, ठीक, कैटेलिस्ट यूज करके, जो ये वाला बनाया था, ठीक, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है विद कैटेलिस्ट, इसकी एनर्जी यहां है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कैटेलिस्ट। ठीक, तो ध्यान से देखिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटेलिस्ट यहां बन रहा है, तो इसके रेफरेंस में जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां रही होगी। ठीक है, अब हमने कैटेलिस्ट ऐड कर दिया, तो कैटेलिस्ट ने क्या कर दिया, इतनी एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कैटेलिस्ट है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे। देखो आपका एनर्जी बैरियर कम हो गया, तो जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, तुरंत इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा। तो अगर मैं बात कहूं यहां से लेके यहां तक की जो है एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटेलिस्ट, और यहां से यहां तक की एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटेलिस्ट। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटेलिस्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन की फॉर्म से हमने समझा और ये हमने ग्राफिकल फॉर्म से समझा। ठीक, तो क्या करता है बेसिकली कैटेलिस्ट, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, कैटेलिस्ट ऑलवेज डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटेलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, मतलब जो एनर्जी बैरियर रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, वो उस एनर्जी को ही क्या कर देता है, कम कर देता है। कैटलिस्ट ऑलवेज लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरीके से आपका कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में आता है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के कैटलिस्ट आपका कैसे रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करते हैं। वो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसका, रेट का इफेक्ट, मतलब रेट पे जो इफेक्ट कौन डालता है, टेम्परेचर डालता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर क्या, टेम्परेचर। के टेम्परेचर आपके रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये हमारा टॉपिक बन जाता है डिटेल में। क्यों, क्योंकि अरेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, टेम्परेचर और रिएक्शन के रेट में कोरिलेशन दिया था। ठीक है, अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, जिस इक्वेशन को पढ़ के हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या थी वो इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, रेट के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपकी क्या, अरेनियस इक्वेशन, जहां पे के क्या है आपका रेट। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये आपकी अरेनियस इक्वेशन है। अरेनियस ने इस तरह का क्या दिया था, कोरिलेशन दिया था कि इस तरीके से आपका रेट टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो किस तरीके से आपका रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने के साथ साथ
हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं। उससे हमें क्या है, एकदम क्लियरिटी के साथ पता चलेगा कि कैसे रेट टेम्परेचर को क्या करता है, सॉरी कैसे टेम्परेचर रेट को अफेक्ट करता है। ठीक, तो यहाँ ए है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब, जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर आया है वो आपका कोलिजन थ्योरी से आया है, कि मतलब कितने ज़्यादा कोलिजन्स कितने टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये पूरा का पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। ठीक, ये है आपकी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। हम अभी पढ़ के आए हैं, अब आपको पता ही है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक, और आर है आपका क्या, गैस कांस्टेंट। आर गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और टी आपको पता ही है, टी है आपका टेम्परेचर। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अरेनियस इक्वेशन है। कभी कभी एग्जाम में अरेनियस इक्वेशन ही पूछी जाती है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इजीली पढ़ेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ई बेस क्या होगा आपका, log से ई बेस कैंसिल हो जाएगा, एल की कंडीशन अगर देखें तो। अब क्या होता है, 2.303 log बेस 10 के। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को मैं 2.303 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। ठीक, अब मुझे क्या पढ़ना है, रेट को टेम्परेचर के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में क्या करने वाली हूँ, कन्वर्ट करने वाली हूँ। ठीक, तो हम इधर पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो अब मुझे क्या पढ़ना है, रेट को टेम्परेचर के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो हम रेट को टेम्परेचर के साथ इजीली पढ़ सकते हैं, किसके, ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि ये मेरी क्या फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब यहाँ देखेंगे आप, वाई एक्सिस पे क्या है, रेट यानी कि लॉग के। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, लॉग के। ठीक, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम क्या लेंगे, 1/T, 1/T। स्लोप मेरा कैसा है, m इज नेगेटिव। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट भी है। तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, ग्राफ आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका इंटरसेप्ट, दैट इज log 10 बेस a। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, स्लोप है आपका, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव EA/2.303 r। ठीक है, तो कितनी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इस पे बेस्ड। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड से आप समझेंगे। ठीक है, 1 टेम्परेचर का रेसिप्रोकल जब बढ़ेगा, ठीक है, मतलब अगर आपका कर्व क्या है, डाउन डाउन जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब
रेट के साथ देखें तो रेट क्या है आपका, रेट अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका, उस टाइम पे रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। रेट डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर का भी क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया है। ध्यान से देखना, टेम्परेचर का भी हमने क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर इस तरफ से इस तरफ बढ़ेगा, ठीक, तो 1 करके उतनी ही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपका रेट भी डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब है अगर सिंपल टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर के साथ तो क्या होता, रेट इंक्रीज होता, ठीक है। डिक्रीज किसके साथ हो रहा है, टेम्परेचर के रेसिप्रोकल के साथ। जितना आप एक्स एक्सिस पे जितना आगे की तरफ जाएंगे इस तरफ, ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी। अब जितनी ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो उतना ही 1 में है, तो वो वैल्यू क्या होती चली जाएगी आपकी, उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये टेम्परेचर के साथ साथ जो आपका रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट टेम्परेचर की बात करूँ तो 1/T की बात ना करूँ तो ये तो एक फैक्टर बन गया 1/T, तो ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्लोप। स्लोप गिवन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली जाती है। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिलते हैं देखने के लिए अरेनियस इक्वेशन से। क्या होता है आपका, स्लोप गिवन होता है, आर की वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एक्टिवेशन एनर्जी। कभी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होती है तो आप क्या कर सकते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका अरेनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये इक्वेशन भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इस क्वेश्चन पे, इस इक्वेशन पे डायरेक्ट क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिली होती है, ठीक है, उसको कंपैरिजन करना होता है इस इक्वेशन से, और आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देखते हैं जिसमें रेट को चेंज करने से टेम्परेचर किस अकॉर्डिंग, सॉरी, टेम्परेचर को चेंज करने से रेट आपका किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ये, अगर हमारे पास दो अलग अलग रेट गिवन है, ठीक है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर गिवन है, ठीक, तो क्या हो सकता है, दो टेम्परेचर अगर गिवन है, सपोज कि जब टेम्परेचर इतना था तो रेट इतना था, ठीक है, अब टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया तो रेट कितना हो गया, ठीक है। तो जब हम पढ़ ही क्या रहे हैं, वेरिएशन पढ़ रहे हैं किसका, टेम्परेचर का किसके साथ, रेट के साथ, ठीक। तो हम एक इक्वेशन ऐसी बनाने वाले हैं जिसमें हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर गिवन है तो तीसरा फैक्टर हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है सपोज log k1 इज इक्वल टू नेगेटिव EA/2.303 R/T1 प्लस log 10^A, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, ये लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, अगर log हमारे पास रेट K1 है तो टेम्परेचर T1 है, ठीक है। रेट क्या है, K2 है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका T2। रेट अगर K1 है तो टेम्परेचर T1 है, आप ऐसे बोल सकते हो टेम्परेचर T1 है तो रेट K1 है, टेम्परेचर T2 है तो रेट आपका क्या है, K2 है। टेम्परेचर चेंज होने से रेट चेंज हो रहा है ना रिएक्शन का, ठीक है, log A, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, log K2 माइनस log K1, ठीक है, माइनस EA/2.303 R/T2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस EA/2.303 R
T1 log A माइनस log A, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी होती है जो माइनस में होता है वो अपॉन में चल जाता है, तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है अरेनियस इक्वेशन का, जिस पे आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स देखने में मिलते हैं कि जो आपका टाइम टेम्परेचर के चेंज के साथ रेट कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कितनी बारी क्वेश्चन गिवन होता है कि जब टेम्परेचर आपका T1 था कोई वैल्यू, ठीक है, तो रेट K1 था। अब टेम्परेचर इतना हो चुका है तो रेट कितना हो चुका होगा, तो ये वाले फॉर्मूला यूज करके हम उस टाइम पे रेट को क्या क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दोनों रेट गिवन हो, ठीक, कि जब दोनों रेट गिवन हो, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पूछ ले। कभी ऐसा होता है कि दोनों रेट गिवन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दोनों टेम्परेचर गिवन होते हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली जाती है, तो ठीक है। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस पे, अरेनियस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल, तो ज़रूर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं अरेनियस इक्वेशन के। थैंक यू।